Good morning. Today we are going to begin with ninth lecture in this constitutional series. Today we are going to deal with very important provisions of this constitution. Today we are going to deal with Article 14. We are going to deal with rule of law. We are also going to deal with certain exceptions of rule of law which are present in our country. And at the end we will take up Article 15. So I would like कि आप सब बहुत ज़्यादा attention दें और उसके बाद हम इस क्लास को शुरू करते हैं. So let me begin with small example. थोड़ा example के साथ start करने का मज़ा ही अलग होता है. So suppose there are three boys, Ram, Shyam, Ghanshyam. ये तीनों भाई हैं. All these three are brothers. And Ram scores generally every year. Ram scores 90%. Shyam scores 75%, and Ghanshyam scores 40%. Now tell me that who will be loved most by their parents. ये बात आप चैट में मुझे बताइए कि जो पेरेंट्स होंगे वो सबसे ज्यादा प्यार किसको करेंगे, राम को, श्याम को या घनश्याम को. इफ राम इज जनरली scoring 40% every time and Shyam 75 and Ghanshyam 40%. So Alekhya, दृष्टि, हिमांशु, शीतल सब कह रहे हैं कि सर राम को ज़्यादा लव एंड अफेक्शन मिलेगा पेरेंट्स के द्वारा. बट ये बात गलत है क्योंकि दे आर पेरेंट्स, दे विल लव एवरीवन इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि राम के कितने परसेंट हैं, श्याम के कितने परसेंट हैं, घनश्याम के कितने परसेंट हैं. बिकॉज दे आर पेरेंट, दे लव आवर चिल्ड्रन इक्वली, दे लव देयर चिल्ड्रन इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हाउ मच एकेडमिकली वेल द चिल्ड्रंस आर. तो वैसा ही कुछ सिचुएशन हमारे कंट्री में भी. एज आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द राइट टू इक्वालिटी, सो आई विल से कि राइट टू इक्वालिटी में भी द सिचुएशन इन दिस, पेरेंट जिस स्टेज पे है वो स्टेज पे गवर्नमेंट है और स्टूडेंट जिस एज पे उस स्टेज पे सिटीजन है. मतलब कि पेरेंट विल लव एवरी चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितना स्कोर करता है, किसकी हाइट लंबी है, किसका हाइट कम है. Similarly, the government should also treat everyone equally, irrespective of the fact that who is more rich, who is more educationally qualified, who enjoys more status, who is more reputed. इन सब फैक्टर्स को अलग करके, दरकिनार करके स्टेट को सबको बराबर ही ट्रीट करना पड़ेगा, इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज फैक्टर्स. तो यही सेम सिचुएशन होता है जैसे एक पेरेंट और एक चाइल्ड रिलेशन शेयर करता है, वैसे हम भी स्टेट के साथ रिलेशन शेयर करते हैं. और इन दैट पर्टिकुलर मैटर स्टेट भी हमें उतना ही लव एंड अफेक्शन देता है, उतना इक्वली ट्रीट करता है. अगर हम स्टेट की लैंग्वेज में बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में, ही विल ट्रीट एवरीवन इक्वली. स्टेट इज नॉट गोइंग टू ट्रीट समवन and he is not going to give privileges to someone and absent that privileges in some other cases. Let's talk about Article 15. So Article 15 states that the state shall not deny any person. Now this is a positive connotation वाला article और negative connotation वाला article. Chat में बताइए. The state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of laws within the territory of India, prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. मेरे पे मैसेजेस आए हैं कि ये पॉजिटिव है, कुछ कह रहे हैं नेगेटिव है. सर दिस इज नेगेटिव, दिस इज प्रोहिबिटिंग द स्टेट. स्टेट शैल नॉट डिनाई. एग्जाम्पल वर्ड देखिए, वर्ड से आप समझिए नेगेटिव कॉनोटेशन है कि पॉजिटिव कॉनोटेशन है. बहुत लोगों ने नेगेटिव कहा है, एक आध लोग पॉजिटिव कह रहे हैं. जब स्टेट कोई प्रिविलेज देती है, कुछ दे, जब स्टेट पे कोई कंपल्शन बनता है दैट स्टेट शैल डू दिस, देयर इज सम ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, सो दैट वी से दैट दिस इज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन वाला right. And when there is some right which has been taken away, then we say, or there is some compulsion, there is some compulsion on the state, then we say that it is not. The word not here says it is prohibiting the state to do something, so that is why we say that it is a negative connotation. So article 14 says, article 14 में दो चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है. पर्सन, नो पर्सन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. Now the word or is used. This doesn't mean that both of the terms have equal meaning. They have different meaning. We are going to discuss that what does equality before law means and what does the equal protection of law means in the further slides. So moving further, equality before the law. First of all, this concept of equality before law was taken from United Kingdom, that is Britain. What does equality before law means? In layman term, equality before law means that every person should be equal, should be treated equally by the state. State will not, और इसको अगर हम और इजी कर दें तो ये हो सकता है that state will not give privilege to anyone. अगर सपोज करिए there is certain act or certain crime committed by me and suppose
there is a girl called Alekhya. So we both committed the same offense. So it is not like मेरे को और उसको अलग अलग ट्रायल मिलेगा, मेरे पे अलग सेक्शंस लगाए जाएंगे, उस पे अलग सेक्शन लग जाएंगे. नो, वी ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली. उस पे भी वही सेक्शंस आईपीसी के लगेंगे जो मुझ पे लगेंगे. इवन हिमांशु जी भी आंसर दे रहे थे, हिमांशु कोई वैसी ऑफेंस कमिट करे तो उन पे भी वही सेक्शंस लगेंगे आईपीसी के जो मुझ पे लगेंगे. वी विल बी इक्वल बिफोर द लॉ. लॉ के सामने हम इक्वल होंगे. इवन अंबानी एंड कोहली कमिट सेम काइंड ऑफ ऑफेंस, दे आर एक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस, तो उनको भी वही प्रोसीजर से जाना पड़ेगा. आपको भी कोर्ट में ट्रायल होगी, फिर आपको ऑर्डिनरी कोर्ट में जाएंगे, आप ऑर्डिनरी जज सुनेंगे आपको और वो अपना डिसीजन देंगे. सो देयर शुड नॉट बी प्रिविलेज अमॉन्ग द सिटीजन्स और एनी पर्सन, क्योंकि आर्टिकल 14 में सिटीजन वर्ड यूज नहीं है. तो मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट लिमिटेड टू सिटीजन, दिस वर्ड इज रिटन पर्सन. सो इट इज आल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स. नॉन सिटीजन्स को भी आर्टिकल 14 मिलता है. आर्टिकल 15 नहीं मिलता है नॉन सिटीजन्स को, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. आर्टिकल 15 is just for citizens of India. So I was talking about that there should be absence of privilege. Privilege should not be given. So it is irrespective of rank, position, status, or something. So suppose in my class when I was in school, so suppose there is a monitor and I am a normal guy. I am not the monitor of the class. He is a rank holder. So अगर कुछ ऐसा होता है कि हम दोनों ही कोई ऐसा क्राइम करते हैं जिससे हमें टीसी देने की नौबत आ जाती है, एंड इट इज अ गवर्नमेंट स्कूल, अगर मैं गवर्नमेंट रन स्कूल की बात करूं तभी तो स्टेट के हम डेफिनेशन में उसको लेंगे. सो हम दोनों पे इक्वली ही ट्रीटमेंट करेगी वो स्कूल. ऐसा नहीं कि अगर वो पढ़ने में तेज है तो उसको आप छोड़ देंगे, इफ ही इज अ मॉनिटर यू विल लीव हिम. नो, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. कोई जनरल है, कोई मेजर है, उन्होंने एक मर्डर कर दिया, कोई एक वो व्यक्ति है जो दुकान लगाता है पान की और उसने मर्डर कर दिया, तो दोनों लोगों पे सेम सेक्शन ही लगेंगे आईपीसी के. सीआरपीसी का सेम प्रोसीजर फॉलो होगा. और इवन जो पनिशमेंट की जो वो दी है कि कितना पनिशमेंट मिल सकता है, उतना ही पनिशमेंट मिलेगा. ऐसा नहीं है कि कोई पान की दुकान लगाता है और कोई आर्मी में जनरल है तो उनके लिए आप डिफरेंट लॉज बना दोगे, डिफरेंट तरीके से ट्रीट करोगे. सो दिस इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट देयर शुड बी इक्वलिटी बिफोर लॉ. लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, सबका वैल्यू बराबर है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप कितना पढ़े हैं, आप कितना ज्यादा टैक्स देते हैं, आप क्या पोजीशन होल्ड करते हैं, आपकी रेपुटेशन कितनी है, आप कितने स्मार्ट दिखते हैं. इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. Everyone is equal before law. Also everyone can be sued and everyone can sue. मतलब हर कोई किसी दूसरे पे केस इनिशिएट कर सकता है और उस पे भी केस इनिशिएट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैं मिस रिप्रेजेंटेशन करता हूं या फ्रॉड करता हूं, मैं फ्रॉड कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर, मेरा किसी फ्रेंड के साथ मैंने फ्रॉड कर लिया, तो मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है. इवन सिमिलरली इफ अंबानी डज अ फ्रॉड विद समवन, तो उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है. इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ कुछ लोग के खिलाफ ही प्रोसीडिंग शुरू हो, कुछ के खिलाफ ना हो. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि लॉ के सामने एवरीवन इज इक्वल. इसका एक और एग्जांपल अगर मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करूं तो सुब्रत रॉय इज अ वेरी बिग नेम, अगर आपको पता हो. सहारा ग्रुप के हैं वो, और वो अभी जेल में है बिकॉज ही हैज कमिटेड सम फ्रॉड. सो दिस establishes that there is equality before law in India. Article 14 which guarantees equality before law, which means that there should not be any privilege given by the state to citizen, to person, to any person. हर कोई बराबर है, irrespective of his rank, position, status, tax, कुछ भी. इन सब चीजों को फिर लेंगे, फिर भी आपको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा. अब इसको एक और चीज कहते हैं रूल ऑफ लॉ. नाउ वेयर देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, वी से दैट देयर इज अ रूल ऑफ लॉ. मींस रूल कौन कर रहा है? लॉ इज रूलिंग बिकॉज हु इज सुप्रीम? लॉ इज सुप्रीम. लॉ के सामने ही तो आप सब बराबर हो. हियर किंग इज नॉट सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम. अगर किंग सुप्रीम होता तो इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, सपोज आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, और अब मैं इक्वालिटी मैं कहूँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ किंग है. अब मेरी मर्जी है, अगर मेरे किसी भाई ने कोई क्राइम कमिट कर दिया, सो आई विल से कि नहीं, इम्प्यूनिटी दे दूंगा. आई विल से डोंट लीव हिम, डोंट इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम. तो मैं ऐसा कर सकता हूँ. दिस कैन बी कॉल्ड द रूल ऑफ किंग. बट रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ में लॉ ही चलेगा. लॉ विल बी द वन हु विल बी सुप्रीम. डजंट मैटर कि किसी चीफ मिनिस्टर के भाई ने कुछ किया है, चीफ मिनिस्टर खुद ने कुछ किया, किसने क्या किया, दिस डजंट मैटर. सो रूल ऑफ लॉ मींस इक्वलिटी बिफोर लॉ को एक और तरीके से हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं. अब ये पता कैसे चलेगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश है? इसको हम कैसे पता करेंगे? अगर हम सोचना चाहें कि हाउ कैन वी से, कुछ तो फीचर होते होंगे, उसको हम टेस्ट करके देखें कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है. क्या यहाँ मैं इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्लियर हूँ? अगर मैं क्लियर हूँ तो चैट में प्लीज यस बताएं, तो मैं आगे की स्लाइड्स पे मूव करूँ.
Okay, Ria, thank you. So I am moving further. Let's talk about rule of law. Now, rule of law means that one law is supreme and it is applicable to all. There should be a supreme law. This Latin word also, lex supremus, which means law is supreme. Neither me nor you nor the king. The law is supreme. Yesterday we were also talking that parliament is supreme or the judiciary is supreme. So ultimately it was laid down that the constitution is supreme. So similarly, रूल ऑफ लॉ सेज दैट लॉ इज सुप्रीम एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल. एक बात समझने वाली बात है कि सेम लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल. मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सर ये तो हर जगह होता है, सेम लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, बट दिस इज नॉट इन प्रैक्टिस एवरीवेयर. बिकॉज फ्रांस अगर आप एग्जांपल लें तो फ्रांस में जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी कि अगर आप सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन है, सिविलियन है, तो आप पे जो प्रोसीडिंग चलेगी वो अलग तरीके से चलेगी. और कोई ऑफिसर है फ्रांस में, कोई एक ब्यूरोक्रेट है, तो उस पे प्रोसीडिंग अलग चलेगी. देयर वर टू सेट्स ऑफ लॉ एंड दो सेट ऑफ लॉ यूज्ड टू बी एप्लीकेबल ऑन टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. सिटीजन है तो उन पे अलग सेट ऑफ लॉ लगेगी, और अगर ऑफिसर है तो उन पे अलग लगेगी. ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, सही कहा है शिवांशी ने कि ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव नाम है फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन का. तो वो इस तरीके से प्रोसीडिंग करती हैं, उनके मतलब करती थी, है नहीं. तो इसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं. जब व्हेनेवर वी टॉक ऑफ रूल ऑफ लॉ, सो वी गिव एन एग्जांपल कि फ्रांस में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं था. फ्रांस में सिटीजन्स एंड ब्यूरोक्रेट्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता. देयर वर टू सेट ऑफ लॉ ट्रीटिंग बोथ ऑफ देम अनइक्वली. So which says that there is not rule of law. वहाँ rule of law नहीं है, क्योंकि law से supreme आपने कुछ और चीजों को भी कर दिया. If law would have supreme, then it would have treated both of them equally. Now let's talk about the features of the rule of law. First, no one can be punished except for the violation of law, and it shall be established by ordinary court of law. इस क्वेश्चन का अगर किसी ने आंसर दे दिया तो मतलब मजा ही आ जाएगा, दिन बन जाएगा. यहाँ मैंने लिखा है ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ. ऐसा क्यों लाइन लिखा गया है? पहले तो मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि रूल ऑफ लॉ अगर किसी कंट्री में प्रैक्टिस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन शुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ. समवन कैन ओनली बी पनिश्ड इफ ही हैज वायलेटेड एनी लॉ, अदरवाइज ही कैन नॉट बी पनिश्ड. देयर इज नो अदर रीजन कि सर ऐसे मूड कर रहा था तो मैंने इसको पनिश कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा था तो पनिश कर दिया. नो, he should be only punished. A person can only be punished if he has violated some kind of law. So this is one of the feature of rule of law. And who will say that there is a violation of law? ये बात बताएगा कौन कि there is a violation of law? Who will say? It would be established by the ordinary court of law. Court of law कहेगा कि sir he has committed a violation of law. It is not like you and me or someone else can declare that yes, Mr. X has committed this kind of offense. He has violated the law. So it cannot be established by me and you. It should be established by the ordinary court of law. So no one can be punished except for the violation of law, and that should be established by ordinary court of law. Now, tell me why is the word ordinary court of law यहाँ पे लिखा हुआ है? For example, इसको लिखने का एक और कारण अगर हम अपने कंट्री से जोड़ें, so in our country there is a concept of खाप पंचायत. I don't know कि आप लोग कितना अवेयर हो इस कॉन्सेप्ट से. So खाप पंचायत is that हर कास्ट की अपनी पंचायत है, and they will declare कि this particular उस कास्ट के वो रहनुमा है, वो बताते हैं कि इस कास्ट को किस तरीके से चलाया जाएगा. वो कह सकते हैं कि हमारे कास्ट की वुमेन्स आज से मोबाइल यूज नहीं करेंगी, दिस इज इलीगल, तो वुमेन्स शुड नॉट यूज मोबाइल. वो कहेंगे कि आप ऐसे शादी नहीं कर सकते. खाप पंचायत पे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल है खाप पंचायत. यू कैन गूगल KHAP खाप पंचायत. सो जहां पे खाप पंचायत प्रैक्टिस होती है वहां पे रूल ऑफ लॉ प्रैक्टिस नहीं होती. टू बी वेरी फ्रैंक, अगर कहीं खाप पंचायत प्रैक्टिस हो रही तो हम ये नहीं कहेंगे कि it is a rule of law. Rule of law is practiced there because खाप पंचायत is different. वो अपने arbitrariness से, अपने will से चलती है, उनको जो सही लगता है करती है, जो सही नहीं लगता करती है. So and it does not have any legal sanctity. उसकी legal sanctity भी नहीं है. So इसीलिए गलत क्या है, violation of law क्या है, can only be established by the ordinary court of law, not by some random association. Okay. Second, all the person must be subject to ordinary law. Now this is what I was talking about कि फ्रांस में जो चीज फॉलो नहीं होती, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं फॉलो होती, that there shouldn't be different laws for say ordinary citizens or ordinary person. So if I and suppose Siddharth is doing some kind of offense, so same set of law should be applicable on both of us. There shouldn't be two laws applicable, two different laws applicable on both of us. और ये सब चीजें फॉलो होती है. यू कैन सी इफ समवन हैज कमिटेड अ मर्डर इन केरला एंड इफ समवन हैज कमिटेड अ मर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर,
पहले तो आप कह देते that IPC is not applicable in Jammu Kashmir, but now it is applicable. So I can take the example of Jammu and Kashmir too. So if someone has committed a murder in Kerala and someone has committed a murder in Jammu and Kashmir, so both would be the proceeding against both will start under the provisions of IPC and CRPC. So there is same set of law whose subjects are ordinary person. Now all can sue and all can be sued, which I talked earlier also कि हर किसी पे केस proceeding initiate हो सकती है और हर कोई कर सकता है. Both of the things are applicable. If someone is committing some kind of fraud, I can initiate proceeding against him, and if I am doing some kind of fraud, then it can also be initiated against me. ये कहने का मतलब ये है that if Virat Kohli is the captain of Indian cricket team, so he gets some kind of impunity that he can do any kind of fraud. No, this is not like that. Even if Sachin Tendulkar does something, he might be called the god of cricket. But still, if you have done some kind of illegal offense, then you are also subject to ordinary law as a simple person, as anyone who is unemployed and who has done nothing for the contribution of the country. Still, you and him both will be subject to the ordinary laws of the country. So I hope rule of law is clear. If yes, then please write yes in the chat so that we can move further. Yes, thank you, Siddharth. So there are certain exceptions to equality before law. हमने equality before law की बात करी that everyone should be equal in the eyes of law, but there are certain exceptions. As I told you, there is only one article which does not have any kind of exception, that is Article 17. But उसको छोड़ के और article में हम सब कुछ exception हमें पता होता है. So exception of equality before law is the governor and the president. There are certain privileges enjoyed by the governor and president. और सबसे बड़ा privilege क्या है? That a criminal proceeding can never be initiated whatsoever. It can never be initiated or continued against a president or a governor. Okay, are you getting me? कोई भी criminal proceeding किसी governor और president के खिलाफ start नहीं किया जा सकता अगर वो power में है तो. Even they are not answerable to any court of law for their official duties. जैसे कि अगर आपने अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के प्राइम मिनिस्टर, तो हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर जो सलाह देता है वो सलाह कोर्ट में प्रेसिडेंट के पास पावर है दैट कोर्ट इज नॉट आंसरेबल, तो प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू कोर्ट. कोर्ट में जाकर के कोर्ट कैन नॉट आस्क द प्रेसिडेंट दैट व्हाट वाज द सजेशन गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू यू. इट इज अ राइट एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट दैट ही इज नॉट आंसरेबल टू कोर्ट फॉर हिज ऑफिशियल ड्यूटीज. ओके, अगर आपकी कोई ऑफिशियल ड्यूटी है तो आप उसको प्रेसिडेंट और गवर्नर की, तो उसके लिए आप आंसरेबल नहीं हो कोर्ट के लिए. दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि आप सबके लिए तो सेम, आप सबके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं हो सकती. अगर उनके खिलाफ स्टार्ट करनी है सो दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पीच देम, आफ्टर देन दे कैन स्टार्ट. Also civil proceeding start करनी है तो 2 महीने पहले they have to give notice 2 months prior to the commencement of that proceeding. So these are certain privileges enjoyed by president and governor which can be very well said the exception to the equality before law. Also there are other privilege enjoyed by other people also. So it is depending on the particular situation. I hope this is clear. Now I have a question from Shivanshi. If any law has been declared void by the courts because it has been contradiction with any fundamental rights, which is available to only to citizens, will that law be applicable on non-citizens even it's arbitrary? Now, if it has been declared void by the court, so how has it been left for applicability? Shivanshi, I can get your question. Shivanshi पूछ रही हैं कि if any law has been declared void by the court because it has been in contradiction with any fundamental right, which is available only to citizens, will that law be applicable on non-citizens even if it's arbitrary? Shivanshi, on the very first hand, when the court has declared the law to be violation in fundamental right and it has been declared it void, तो ये किसी पे applicable होगा ही नहीं, citizen non-citizen के अंदर. Now the law has left his existence, अब तो वो existence में ही नहीं है, उसकी existence ही खत्म हो गई है, तो ये concept ही नहीं बचता आगे कि वो किस पे applicable होगा, किस पे applicable नहीं होगा. Ria asked me that why these privileges are given only to them. Ria, it is necessary to give certain kind of privileges to certain section of society. Suppose करिए president है, governor है, they perform very important duty. Now every day some random guy will file a case, he will initiate a civil case or a criminal proceeding, जाके FIR करवा दे मैं पुलिस में president के खिलाफ that I think that president want to kill me, I should initiate an FIR. इस तरीके की मैं कोई चीज शुरू कर लूं, so it will unnecessary create trouble, और उनको हर बार पुलिस जाएगी और वो अपना जो
नॉर्मल सेट ऑफ ड्यूटीज है वो नहीं कर पाएंगे, उससे डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, इवन लुकिंग एट द सैंक्टिटी एंड द value and position of that particular seat, कि president and governor of the country, governor of the state and president of the country, तो इतनी reputed post पे कोई है, तो उसके खिलाफ अगर आप मर्डर की इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए, सो इट वुड बी अ शेम फॉर द कंट्री टू। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लॉ बनाया गया है। इट कांट बी सेड दैट कि इसका मतलब हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ प्रैक्टिस नहीं होता। Our country very well practices rule of law, but there are certain exceptions given to certain section of society. I hope I am clear, Riya, and I hope I am clear, Shivanshi. If it's not, then you can reframe your question in other manner so that I can guess that what do you want to ask. So moving further, equal protection of law. तो हमने पहला पार्ट तो बात कर ली, which was equality before law. Article 14, first part, any person, state should not deny any person equality before law. Now I am going to the other part, that is equal protection of law. Now let me go back to this case. Ram, Shyam and Ghanshyam, my favorite example. So they are scoring different kind of marks. अब suppose घर वालों ने बादाम लाया, walnut लाया, almonds लाए घर में. So who will be getting most almonds? Mr. Ghanshyam, because parents will say that let him eat more almonds, let him make his memory sharp. Suppose there is something, they need to buy something, they need to send someone to buy vegetables, so they will send Ram or Shyam. They will say that do not disturb Ghanshyam because he is studying. Suppose they will also provide 3 coachings to Ghanshyam, that you take 3 coachings. Just a minute. So हिमांशु जी थोड़ा वीडियो बंद कर लीजिए. so राम श्याम घनश्याम, okay. सो अब आप देख रहे हैं कि स्टेट इज गिविंग सर्टेन, सॉरी पेरेंट जो है वो कुछ प्रिविलेजेस दे रही है घनश्याम को. क्या प्रिविलेजेस दे रही है? घनश्याम इज स्कोरिंग 40%, तो पेरेंट कह रहे हैं इनको एलिमेंट्स खिलाओ. पेरेंट ने 3 कोचिंग लगा दी. पेरेंट ऑल्सो सेड कि डोंट सेंड हिम टू मार्केट, let other children go to the market. So there has been certain privileges given to Ghanshyam. No, will it be violation of Article 14? First part of Article 14, which says that equality before law. There is this concept of equality before law. अब ऐसा हमारे कंट्री में भी होता है. हमारे कंट्री में भी क्या होता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है. मतलब कि हम सेम सेट ऑफ लॉ से अलग अलग लोगों पे नहीं लगा सकते. और इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ. Now this is we have IPC, we have certain sections, we have certain punishment given for every person. Now there is a child, अगर आपने डोली कैपेक्स डोली इनकैपेक्स का कॉन्सेप्ट सुना हो, अरे यार, so no issues. So if you have heard this concept of डोली कैपेक्स एंड डोली इनकैपेक्स, तो ऐसा होता है कि कोई चिल्ड्रन है, कोई बहुत छोटा बच्चा है, सपोज करिए एक 8 साल का लड़का है, and he does not know the consequences of his acts. वो कुछ ऐसा करता है, कोई क्राइम कमिट कर देता है, उसको पता भी नहीं है कि this is a crime, and he commits a crime. And there is a person, there is a very reasonable and prudent person of 45 years, and he commits a crime. तो क्या अब आप कहोगे कि सर there is equality before law? Every person should be treated equally before law. तो जो 8 साल के बच्चे के खिलाफ जो एक्शंस लिए जाएंगे, वही 45 ईयर ओल्ड के साथ भी लिए जाएंगे. क्या ये सही होगा? Will it be equality in real sense? Will it be justice in real sense? The answer is negative. No, this will not be equality. Even this will term as an inequality. आप inequality कर रहे हो, आप unjustice कर रहे हो. अगर 2 अलग अलग कैटेगरी के लोगों को आप सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हो. So treating equally the unequal section of society is also a form of inequality. आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप अलग अलग तरीके के लोग को एक ही तरीके से ट्रीट करोगे, तो ये भी एक तरीके का एक inequality है या unjustice है. क्योंकि हर नॉट एवरीवन इज इक्वल. एज आई टॉक्ड इन दैट पर्टिकुलर केस कि अगर घनश्याम को कोई कोचिंग दी जाती है, तो इट्स नॉट लाइक कि वो राम और श्याम के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट equality before law. It is just because that Ghanshyam is not equal to Ram and Shyam, so he deserves certain special privileges. The state should provide certain privileges to him in order to make him equal to the other two boys. So similarly, जो different society section of society है, different, अगर हम अनइक्वल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर्ड यूज करें, तो अनइक्वल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे हम इक्वल लॉज नहीं लगा सकते. क्योंकि अगर हम इक्वली सबको ट्रीट करने लगेंगे, सपोज वुमेन एंड मेन आर ट्रीटेड इक्वली, तब भी गलत है. बिकॉज मेन्स बायोलॉजिकल फैक्टर इज डिफरेंट एज कंपेयर टू वुमेन्स बायोलॉजिकल फैक्टर, सो दे शुड टेक दीज थिंग्स इन कंसिडरेशन. सो यू कांट ट्रीट एवरीवन इक्वली. एक ही लॉ बना के सबको यूनिफॉर्म आप नहीं ट्रीट कर सकते. इवन आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी प्रोविजन है, और आपको ये भी पता है देयर आर पर्सनल लॉज ऑल्सो. अलग अलग
रिलीजन के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज भी बना रखे हैं हमारी कंट्री में. सो देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विच सेज दैट लॉ शुड बी applied equally provided that you are equal. So it is the concept of equal among equals. अगर आप सब इक्वल हैं तो आप पे एक लॉ लगेगा. सपोज आई एम स्टूडेंट, एक मैं एंट्रेंस टेस्ट करवाता हूँ. उस एंट्रेंस टेस्ट में मैं ओपन कर देता हूँ, इट इज ओपन टू एवरीवन, और क्लास वन स्टैंडर्ड का भी बच्चा बैठ रहा है, क्लास 12 स्टैंडर्ड का भी बच्चा बैठ रहा है, और मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ क्लास 12 स्टैंडर्ड का. तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसके स्टूडेंट जो क्लास 1 स्टैंडर्ड का है उसको लेकर के? सो इक्वल लॉ तभी लगेगा जब जो पूरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हम बात करें उसके जो सब्जेक्ट है वो इक्वल है. इफ दे आर इक्वल देन वी विल अप्लाई इक्वल लॉज ऑन देम. इफ दे आर अनइक्वल देन अप्लाइंग इक्वल सेट ऑफ लॉ विल लीड टू अनजस्टिस. अगर आप समझ रहे हो तो यस लिखिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. दो अलग अलग सेट ऑफ लोग हैं, दो अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो उनको आप इक्वली नहीं ट्रीट कर सकते. अगर आप उनको इक्वली ट्रीट करते हो तो ये एक तरीके का इनइक्वालिटी है. जैसे कि मैंने आपको एक जुवेनाइल का केस लिया कि जुवेनाइल को भी और अगर आप एक बहुत एजेड आदमी को एक साथ ट्रीट करें. मैं फिर से एक बार एक एग्जांपल से ही मैं फिर से कोशिश करता हूं. सपोज करें दैट फूड पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, खाने जिसमें गवर्नमेंट फ्री में देती है. सो सपोज द गवर्नमेंट सेज कि पीडीएस करने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, आप अब क्या होगा, अब जिसको भी खाना लेना है वो मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा, उसके बाद ही मैं उसको खाना दूंगा. गवर्नमेंट कह रही है दैट वी विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस आईआईटी लेवल का पूछ रही है, एकदम डिफिकल्ट टेक्निकल क्वेश्चंस. और किसी छोटे बच्चे को भी खाना खाना है, क्लास 1 स्टैंडर्ड के बच्चे को खाना खाना है, अनपढ़ लोग जो इलिटरेट हैं उनको भी खाना खाना है. आप उनसे जाके क्वेश्चन पूछो, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तभी खाना मिलेगा. क्यों? क्योंकि वी आर ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली. ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्या इनजस्टिस, क्या फालतू की बात है. सो यू कांट ट्रीट एवरीवन इक्वली इन एवरी सर्कमस्टांसेस. यू हैव टू बी you have to form different law for different section of society, जिसका perfect example जुवेनाइल का केस है जो कि मैंने डिस्कस कर लिया. जो जुवेनाइल होते हैं, जो अंडर एज स्टूडेंट होते हैं, someone is 12 year old and someone is 20 years old, so you can't treat both of them equally for a similar incident. हो सकता है 12 साल के बच्चे को इतना समझ नहीं आया, उसने एक मर्डर कमिट कर दिया गुस्से में आकर के, या उसने सर पे किसी जोर से किसी चीज से मार दिया, उसे पता भी नहीं था that it can lead to the death of other person. अब आपने उसको भी कैपिटल पनिशमेंट दे दी, और एक ऐसे अपराधी को जो 20 साल का है, जो शार्प शूटर है, जो गैंगस्टर है, जो लोगों को एकदम फुल्ली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके लोगों को मारता है, उसको भी आपने डेथ पनिशमेंट दे दी. सो विल इट बी इक्वालिटी? इट विल नॉट बी इक्वालिटी, बिकॉज यू कांट अप्लाई सेम सेट ऑफ लॉ ऑन डिफरेंट सेट ऑफ पीपल. ठीक है. और ये बहुत आयरनी है कि आज मैं रूल ऑफ लॉ पढ़ा रहा हूँ आज की डेट में, और वो भी उस दिन जिस दिन विकास दुबे के साथ ऐसा कुछ हुआ है. आई नो लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, वैरायटी है, डेमोक्रेसी यही होता है जब आपके पास वैरायटी ऑफ ओपिनियन होता है. बट एज बीइंग अ लॉ स्टूडेंट यू मस्ट थिंक दैट वेदर दिस एक्ट ऑफ यूपी पुलिस वाज जस्टिफाइड और नॉट. आप अपने प्रूडेंस से सोचिए. आई विल नॉट इम्पोज माय पर्टिकुलर ओपिनियन ऑन यू, इट्स ओपन टू एवरीवन. बट आई वाज थिंकिंग टुडे मॉर्निंग, जब मैं सो के उठा और मैंने न्यूज देखा, तो मैं सोच रहा था, मनी मन मुस्कुरा रहा था कि क्या लाइफ की क्या आयरनी है कि मैं रूल ऑफ लॉ उस दिन पढ़ा रहा हूँ जिस दिन ऐसा कुछ हुआ है. तो कोई बात नहीं. सो सम लॉज, और ये इट इज ड्यूटी ऑफ यू ऑल. अगर आपने जॉली LLB 2 देखा होगा तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का हुआ. इट वाज अ लॉयर हु मूव टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू गिव जस्टिस. सो इट इज आवर ड्यूटी. अगर कोई लेमैन अगर ऐसी बात करता है कि एनकाउंटर कर देना चाहिए, अच्छा किया, ठीक है, उसको आप क्रिटिसाइज मत करिए, दैट्स अ रीजनेबल थिंकिंग. बट एज अ लॉ स्टूडेंट आपकी थिंकिंग अलग होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल स्टूडेंट, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आपने प्रोविजंस पढ़े, यू नो दैट व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, यू नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड व्हाट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. So someone is asking my views on the incident. So it's like I particularly believe कि ये तो बहुत ग्रॉस इनजस्टिस है, और मेरे को लगता है सबको ही पता है कि ये एनकाउंटर है या फिर मतलब खुद से बनाया गया, ये सबको ही पता है मेरे ख्याल से. मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इट इज. इवन अगर आप न्यूज देखो तो न्यूज में भी एक डिटेल आ रही है, ANI का अगर आपने नाम सुना हो, तो दे आर सेइंग दैट there were a media convoy which was continuously following this the escort of विकास दुबे. तो वो MP से उनके पीछे मीडिया चल रही थी कि देखिए अब विकास दुबे यहाँ पहुंचे, वहां पहुंचे. सो कानपुर आने से पहले उनको रोक दिया गया कि अब आप फॉलो नहीं कर सकते और इस कॉन्वे को. तो क्यों रोका गया, ये भी एक क्वेश्चन है. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सवाल उठाते हैं. और उसके बाद फिर आगे जाके क्या हुआ आपको पता है, गाड़ी पलट गई, और ऐसे ऐसे जो भी इंसिडेंट जो भी उन्होंने कहा, लाइक द रिक्रिएशन ऑफ तेलंगाना इंसिडेंट की भी याद आती है. बट तेलंगाना इंसिडेंट
को एनीवे एक बार लोग कह देते हैं चलिए इट इज जस्टिफाइड बिकॉज दे वर सच हीनियस क्रिमिनल, बट इस इंसिडेंट का लिंक बहुत दूर तक है, इसके बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत कुछ बाहर आ सकता था. वेरी important information can be achieved from Vikas Dubey, that how was he able to manage to go to Madhya Pradesh from Uttar Pradesh. So there are a lot of things, but as a law student you must think. अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो ये सही नहीं है. आपका ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको शिक्षा मिली है इस तरह की तो आप उस बात को सोचें कि क्या जो हुआ वो सही है या गलत है. लेटली इट्स योर चॉइस, तो मैं कुछ नहीं कह सकता. ठीक है. सो इवन मैंने एक स्टेटस शेयर किया था, मैं बताता हूँ. मैंने क्योंकि मैं एक केस लॉ डिस्कस कर रहा था, तो उसमें जस्टिस एस दास थे इन इलाहाबाद हाई कोर्ट. So it was in the case of state of Uttar Pradesh versus Mohammad Naeem. So in 1963, the Justice Naeem said that there is not a single lawless group in the whole world of the country, in the whole of the country, whose record of crime comes anywhere near to the record of that organized unit, which is known as Indian Police Force. So it was said in 1963 about UP Police by Justice S. Das in Allahabad High Court, and this is 2020. तो सिर्फ टाइम बदला है, चीजें तो बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं. ओके, सो लिविंग असाइड, तो जो मैं बात कर रहा था कि आप इक्वली ट्रीट करेंगे इक्वल सेट ऑफ पीपल को और अनइक्वली ट्रीट करेंगे अनइक्वल सेट ऑफ पीपल को. अगर कोई दो अलग अलग सेट ऑफ पर्सन है तो उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना बिल्कुल जायज है. इट विल नॉट बी टर्म्ड इनइक्वालिटी बिकॉज दे आर डिफरेंट, सो दे नीड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. जैसे कि मैंने आपको जुवेनाइल का केस बताया कि कोई छोटा बच्चा अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको आप अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको चाइल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजते हैं. कोई व्यस्क कोई एडल्ट अगर ऐसा क्राइम कर रहा है तो फिर उसको आप एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं. सो दिस इज वेरी वेल जस्टिफाइड. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट. ओके, अब ये डिस्क्रिमिनेशन तो है एक तरीके का कि अब आप दो अलग अलग तरीके के लोगों को दो तरीके से ट्रीट करो. दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बट दिस इज कॉल्ड positive discrimination or protective discrimination. Even reservation is also termed as positive discrimination and protective discrimination. तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. दिस इज अ पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि ये इनजस्टिस नहीं ला रहा है. वो कहते हैं ना कि कोई झूठ अच्छे के लिए बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता टाइप. थोड़ा क्लीचे है बट कोई बात नहीं. सो दिस इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. I hope the concept of equal protection of law and equality before law is clear. Equality before law means that everyone should be treated equally. There should not be any privilege to any person और एक्सेप्शन. और कुछ एक्सेप्शन की हमने बात करी, गवर्नर और प्रेसिडेंट को कैसे कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं. और मैंने इक्वल प्रोटेक्शन की बात करी. इक्वल प्रोटेक्शन ये कहता है कि सेम सेट ऑफ पीपल को इक्वली ट्रीट करिए, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल को डिफरेंटली ट्रीट करिए. ऐसा नहीं है कि आप सबको एक ही लॉ बना दिया. सपोज अब तो स्कूल में बच्चे क्या होता है, टीचर आते हैं, सब बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं. फिर टीचर आते हैं तो बोलते हैं, प्रिंसिपल आते हैं तो हम उनको ग्रीट करते हैं. तो ये एक मैनर्स है. अब आप टीचर को भी वाइस वर्सा करते हैं, आप भी, हम जब क्लास में घुसे तो आप भी खड़े होकर हमें गुड मॉर्निंग बोलिए. कहिए सर, देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, you should also stand up when I enter the class, you should also wish me good morning. So this can't be done na, because he's different, we are different. तो अलग अलग सेट ऑफ सोसाइटी में जब अलग अलग लोग हैं तो उनको अलग अलग ट्रीटमेंट की भी जरूरत है. सो वी शुड थिंक दिस फैक्टर. दैट इज व्हाई देयर इज कांसेप्ट ऑफ. तो इसीलिए आर्टिकल 14 में अगर लिखा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो उसके साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी लिख दिया गया है. क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आर वेरी मच अवेयर दैट द मोमेंट आई विल राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ and we will give certain privileges to deprived section of society, then people will start shouting that this is not equality before law. So that is why they inculcated the concept of equal protection of law too, so that there is no situation of contradiction, no situation of unrest arises among the people. I hope I am clear with article 14. There are certain more thing, intelligible differentia and all under article 14 which I will deal later, because क्योंकि 45 days का क्लास है तो मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू जा रहा हूँ, कुछ ज्यादा उसको लेंदी नहीं बना रहा हूँ. If I am clear, then kindly write yes in the chat if article 14 is clear to you all. Okay, thank you. So moving to article 15. Article 15 says prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste. इसमें मैंने एक word underline करी, any citizen. So to be very, so the first thing which we need to focus that it is available to the citizens. Article 14 में क्या word use था? Person, any person. So it was available to non-citizens as well as citizens. But Article 15 is only available to citizens. Now what does Article 15 says? इसके मैंने 5 clauses हैं, मैंने 4 लिखे हैं. So I have written these. Let's deal one by one. It particularly prohibit the state to discriminate on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. So there is a concept of prohibition of discrimination on certain aspects.
सो ये प्रोहिबिशन रखा गया है स्टेट के खिलाफ. सो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है आप समझ ही गए होंगे. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. अब देखिए मैं पहले 15(1) से शुरू करता हूँ, वन बाय वन शुरू करेंगे. So 15(1) says that state shall not discriminate against any citizen on the grounds only is underlined, only of religion, race, caste, sex, place, birth of any of them. जब भी लोग डिबेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, मैं सुनता हूँ. So people debate and argue against reservation and they say that yes, it is violation of 15(1) because it says that there should not be discrimination against caste. But they forget that there is a word only mentioned in the 15(1) itself. लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं पूरा अच्छे से नहीं पढ़ते. 19 पढ़ेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हर कोई बात करता है, बट उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की लोग बात नहीं करते. आप पढ़ रहे हो 15 की डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, बट यहाँ पे ओनली वर्ड लिखा है. नाउ व्हाट डज दिस वर्ड ओनली सिग्निफाइज? पहले तो 15(1) का मतलब ये है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी सिटीजन. सिटीजन वर्ड है यहाँ पे, नॉन सिटीजन नहीं है. सिटीजन वर्ड लेने का कारण क्या है मैं बताता हूँ. चलिए, सपोज पीडीएस का सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें कि हम लोगों को खाना देते हैं, गरीब लोगों को गवर्नमेंट फूड प्रोवाइड करती है एट अ सब्सिडाइज्ड प्राइस. अब नॉन सिटीजन्स भी आ जाए, केन्या से लोग आ जाए, जिम्बाब्वे से आ जाए, बांग्लादेश से आ जाए, दैट वी आर पुअर, प्रोवाइड अस फूड. गवर्नमेंट कहेगी नहीं, तो आप कहेंगे नो, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अस, इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15. सो दैट इज व्हाई ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज वी हैव ऑप्टेड फॉर दैट आर्टिकल 15 विल बी अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स एंड नॉट टू द नॉन सिटीजन्स. अब आप ताजमहल जाओ तो ताजमहल में जो सिटीजन ऑफ इंडिया उनके लिए टिकट प्राइस अलग है, फॉरेनर्स के लिए टिकट प्राइस अलग है. क्यों? क्योंकि उससे कुछ इनकम भी जनरेट होती है. सो दिस इज सिंपल. इट हैज बीन यूज्ड, सिटीजन वर्ड इज यूज्ड इन ऑर्डर टू टेकिंग कंसिडरेशन द फाइनेंशियल लिमिटेशंस ऑफ आवर कंट्री. तो अब हमारे पास कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है. हमारे पास मिड डे मील का स्कीम है, वी हैव द स्कीम ऑफ फ्री एजुकेशन. if it was not available only to citizens, so throughout the world people will start to come in India and say that give us education, provide us education. And if any time the government failed to provide the education, then they will move to Supreme Court and say that they are violating our fundamental right because it is available to every person in respect of citizen. तो पहले तो मैं ये बता दूं, it is only available to citizen. इसका रीजन क्या था ये मैंने आपको 2-3 एग्जांपल से बता दिया. that why is 15 only available to citizen? Because there are so many rights. If provided to everyone, then it will add on to the burden of the government. Now let me come to the most important part of this clause 1, that is only. तो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या किसी इनमें से किसी पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के. अच्छा आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, सो आई विल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम. द स्टेट कैन नॉट डू दिस. स्टेट कैन नॉट डू दिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, सेक्स. अगर आपको पता हो तो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड का भी एक सीन हुआ था. प्रेसिडेंट का जो बॉडीगार्ड होते हैं वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के होते हैं, इस कम्युनिटी के नहीं हो सकते. उसको लेके एक केस हो गया था कोर्ट में, तो कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये कोई भी इरीजनेबल चीज है. ऐसे बहुत सारे केसेस है, बहुत सी अनलिमिटेड केसेस हैं जिसमें पर्टिकुलर रेस या रिलीजन या कास्ट को लेकर के कुछ चीजें बैन कर दी गई है. और बाद में जाकर के कोर्ट ने उसको कहा है कि नहीं, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम आगे डिस्कस करेंगे. इंदिरा गांधी का एक बहुत अच्छा केस हुआ था जो 99.99% लोगों ने यहाँ पे नहीं सुना होगा, या 100% लोगों ने ना सुना हो, ये भी हो सकता है. सो स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती. दिस इज वेरी वेल सेड इन द आर्टिकल 15 क्लॉज 1. लेकिन ओनली वर्ड का मतलब है कि दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अलोन ऑन दिस रीजन. सिर्फ रेस के बेस पे, सिर्फ कास्ट के बेसिस पे आपसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. लेकिन अगर उसके साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं, देन द स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट. फॉर एग्जाम्पल, आप रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है. You know that there are provision for certain caste that they get reservation. Now people may ask that this is violation of 15(1) because you are discriminating against the citizen of India on the ground of caste. But the word is written only on the ground of caste. The state does not discriminate only on the ground of caste, but there are other factors taken into the consideration. अगर आप रिजर्वेशन की हिस्ट्री पढ़ोगे तो बैकवर्ड कमीशन बैठी थी, उन्होंने कौन कौन सी कास्ट जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है. तो अगर रिजर्वेशन की बात करें तो सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं होता. ओ यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कास्ट, सो यू विल गेट रिजर्वेशन. If I belong to this particular caste, then I will not get the reservation. There are other elements which are taken into consideration, like the social and educational backwardness of that particular caste is also taken into consideration. So two things has been considered. First of all, the caste plus the social backwardness of the caste
एंड द एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास, कि वो कास्ट में लोग कितने सोशली बैकवर्ड है, उनको सोशली कितना डिस्क्रिमिनेट किया गया है पास्ट में, और वो एजुकेशनली कितने बैकवर्ड है, एजुकेशन स्टैंडर्ड कितना कम है उस पर्टिकुलर कास्ट का। तो इन चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने फॉर द बेनिफिट और द फॉर प्रिविलेज कुछ प्रिविलेजेस ग्रांट किए। जैसे कि मैंने राम श्याम और घनश्याम की बात करी थी कि घनश्याम को राम और श्याम के बराबर लाना है, सो ही शुड बी गिवन सर्टेन काइंड ऑफ प्रिविलेजेस। सो दैट प्रिविलेजेस आर गिवन बाय द स्टेट। स्टेट देती है, क्यों? क्योंकि अगर अभी 16 में हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड सोशल बैकवर्डनेस के बारे में। सो इट इज नॉट जस्ट कास्ट। तो जो लोग ये रीजनिंग देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट यू आर गिविंग सम रिजर्वेशन, दैट इट शुड बी ऑन इकोनॉमिक फैक्टर। बहुत लोग इस बात की एडवोकेसी करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर एंड से दैट यस कास्ट के बेसिस में दे रहे हो, ये क्या मतलब है? इफ समवन इज बोर्न इन पर्टिकुलर कास्ट, सो व्हाई डज ही गेट रिजर्वेशन? बट they should know that it is not just caste. They are not providing reservation alone on the ground of caste. It has been considered that what is the social status, what is the educational status of that particular caste. इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद रिजर्वेशन दिया जाता है। एक बैकवर्ड कमीशन काका कालेकर की बैठी थी, आप उसको गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा काका कालेकर कमीशन क्या थी। देन इट इज प्रोवाइडेड, दे प्रोवाइड द रिजर्वेशन। तो 15(1) का कहीं से भी ये वॉयलेशन नहीं होता रिजर्वेशन और एनी स्पेशल प्रिविलेज गिवन टू वुमेन। वुमेन को भी प्रिविलेजेस मिलती हैं, मैटरनिटी रिलीव मिलती है, 9 मंथ की आप मैटरनिटी रिलीव ले सकते हो, मेल तो नहीं ले सकता। अगर सपोज if there is a couple and they had a baby, so women can get maternity relief of 9 months, but the male doesn't get. Now you will say that you are discriminating on the basis of sex. Why are you providing 9-month paid leave to women and not to the men? So they are not only considering the sex, but they are also considering some biological factor, because as you know, after the delivery the woman becomes very weak and they deserve more attention and more care. So that is why it is required that they should take bed rest. So no, they are not discriminating only on the basis of sex. Only word is used na, that is why they use only ऐसी मर्जी से नहीं use किया, they have a reasoning that they use the word only. So it was not just sex of women because of which they are getting certain privileges. It is there are other biological factor also which makes them applicable to get certain privileges. तो मैंने आपको 2 एग्जांपल से समझाया कि सिर्फ इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। There should be certain other factors also. अगर गवर्नमेंट को और फैक्टर्स लगता है कि ये भी फैक्टर्स हैं और इनको कुछ प्रिविलेजेस देने चाहिए, तो दैट कैन बी डन एंड इट इज वेरी वेल सेड, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एज आई सेड टोल्ड यू। सो एम आई क्लियर विद दिस? मैंने 2 एग्जांपल लिए, एक तो कास्ट का लिया कि कास्ट रिजर्वेशन कैसे सही है, क्योंकि सिर्फ कास्ट की चीज को हम नहीं लेते, उस कास्ट के पर्टिकुलर सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के भी कॉन्सेप्ट को लेने के बाद ही हम कहते हैं दैट दिस इज एप्लीकेबल फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रिविलेज। इवन हम वुमेन की बात करते हैं तो वुमेन के सिर्फ हम सेक्स की बात नहीं करते हैं, और ये भी बात करते हैं उनका बायोलॉजिकल फैक्टर भी क्या है। तो ये बहुत लोगों के मन में डाउट होता है और बहुत अनरीजनेबल आर्ग्यूमेंट लोग करते हैं। मैं डिबेट्स में सुनता हूँ, इवन मैंने कुछ यूथ पार्लियामेंट भी जज किया है, तो मैं सुनता हूँ लोग इस तरीके के वो देते हैं और अच्छे से, क्योंकि वो मे भी उनको भी डाउट, उनको भी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेजेस में कैसी एजुकेशन मिलती है आपको पता है, टीचर कैसे पढ़ाते हैं। सो इतना हो सकता है ध्यान ना दिए हो। सो I hope this is clear that Article 15(1) says that state cannot discriminate only on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth. सिर्फ इस पे नहीं कर सकते आप, अदर फैक्टर्स भी अगर आपके साथ कंपनीड है तो जाके आप कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट और द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम। 15 clause 2, 15 clause 1 is clear. 15 clause 2 says that no citizen shall on the ground of, वही सारी बातें करी गई हैं, only on the ground of these, subject to disability, liability or restriction condition to access to shop, public restaurant, hotel, places of public entertainment or use of well, tanks, bathing house, road, places, public resort. ये बड़ा, इसमें मैंने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग केस लेके आया हूँ आपके लिए, अभी डिस्कस करूंगा इसके बाद। तो मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मुझे भी आज पता चला। तो क्या हुआ कि state has said that no one can discriminate on the ground of race, religion, caste, sex, place of birth. आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर रेस के हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो आपको किसी पब्लिक शॉप में, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में या पब्लिक इंटरटेनमेंट के प्लेस में जाने से रोक सकते हैं। आपको घाट पे नहीं जाना। देयर इज वाराणसी, आई एम फ्रॉम वाराणसी, सो देयर आर घाट, गंगा है वहां पे, घाट है। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट दैट इफ देयर इज अ नॉन हिंदू ही कांट टेक अ बाथ इन द गंगा, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। Anyone can take bath in the holy Ganga. Anyone can use wells, tanks, which are wholly or partly maintained out of state fund and which is dedicated to general public. There is a certain park. So it would not say that if you belong to other religion
or if you belong to other caste, then you can't come in this park. Sorry. So this can't be done. This is prohibited. So the state shall not do this. Even individuals cannot do this. आपको एक एक्ट भी आता है, मैं एक्ट का नाम अभी भूल रहा हूँ, अनलॉफुल करके कुछ नाम है उसका, या फिर सिविल पब्लिक एक्ट करके कुछ है, मैं आई विल शेयर इट. एक एक्ट भी है इसको लेकर के, अनटचेबिलिटी को लेकर. दिस प्रोविजन आर्टिकल 15+2 इज ऑल्सो फॉर अनटचेबिलिटी. अगर आप इसको देखो कि इसका क्या मतलब है, तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने में आर्टिकल 17 का भी रोल है, तो 15+2 का भी रोल है, क्योंकि ये भी अनटचेबिलिटी को, एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी को ही प्रमोट करती है कि कोई भी वेल है, कोई भी टैंक है, कोई भी बाथिंग गार्ड है, कोई भी रोड है, दैट्स ओपन फॉर एवरीवन if it is managed by state fund. Now there is very interesting question. एक बहुत अच्छा सवाल है जो किसी ने मुझसे पूछा नहीं, बट मैं खुद से ही खुद को पूछ के और जवाब दे देता हूँ कि there is word written, अगर आपका घर है, सपोज करें this is your house, so you can decide who is going to come in your house and who is not going to come in your house. आप बेशक डिसाइड कर सकते हो कि भाई मेरा घर है, तो होता है बहुत लोग ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के होते हैं, इवन देयर आर पीपल जो कहते हैं कि इस पर्टिकुलर कास्ट के, इस पर्टिकुलर रिलीजन को, या किसी भी लोगों को हेट होती है, एनिमिटी होती है कि मैं इनको घर में नहीं आने दूंगा. अब तो नहीं होता, बट पहले के टाइम में ऐसा बहुत होता था, लोग टच नहीं करने देते थे एक दूसरे को. सो क्या ये चीज इनवैलिड है, अनलॉफुल है? अगर मेरा घर है तो मैं तो डिसाइड कर सकता हूँ मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा. इट्स माई चॉइस, इट्स माई होम. सो आंसर दीजिए मुझे इस बात का चैट में कि क्या ये करना सही है, क्या ये इलीगल है किसी रूप से? अगर मैं कहूँ मेरे घर में, अगर मैं कह दूँ कि सपोज आई हैव इश्यूज विद चाइनीज तो छोड़ दीजिए, मैं पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर रहा हूँ, रिलीजन रेस कास्ट की बात है. तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर दूं, किसी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी रिलीजन का, मान लीजिए कोई एक्स रिलीजन है, मैं कह दूं मेरे को एक्स रिलीजन से बहुत नफरत है, चिढ़ होती है, मुझे लोग ही नहीं पसंद एक्स रिलीजन के, और मैं कह दूं कोई भी एक्स रिलीजन का आदमी मेरे घर में नहीं घुस सकता, मैं आने नहीं देता किसी को, तो क्या ये अनलॉफुल है? प्लीज रिप्लाई करिए. एकता कह रही है नहीं, रिया कह रही है यस इट इज इलीगल, तन्मय कह रहे हैं नहीं, सिद्धार्थ कह रहे हैं यस इट इज रॉन्ग. ओके, डिफरेंट ओपिनियन, दिस व्हाट वाज I was expecting. भैया मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा. इट्स योर चॉइस. नया धोपिया वाला. तो वो स्टेट विल नॉट इम्पोज ना, इट इज माय हाउस. फिर तो आप कहो कि आपके बेड पे कौन आएगा, आप बताओ आपके रूम में कौन, मैं सो रहा हूँ आपको तो नहीं. इट शुड बी ओपन टू एवरीवन. मैं खाना बना रहा हूँ, मुझे खाना कौन बनाएगा? यू कैन ओपन इट टू एवरीवन. सो दैट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड आई एम वेरी मच राइट कि मैं कुछ भी चूज करूँ. इवन फिर तो मैरिज में भी आप कहोगे अब मेरी मर्जी है, मान लीजिए मैं बहुत रिलीजन मानता हूं, मैं कहूंगा मेरे को हिंदू से ही शादी करनी है. नाउ यू विल से नो, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी, you have to marry with anyone of any religion. So that is my private option choice ना, मेरा private life है. Aditi said that it violates untouchability laws. Aditi, how can if it violate untouchability law if I am not letting anyone come in my house? फिर तो आप किसी भी चीज को किसी को भी मना करेंगे टच करने. सपोज this is my mobile phone. Now I don't want anyone else to touch my mobile phone because of my privacy. So I don't like anyone touching my mobile. So अब कोई भी नहीं, मैंने मना कर दिया, कोई छुएगा नहीं. Now you will say, sir, you are practicing untouchability. So this is not the case, na. It will not be form a kind of untouchability. This is a private property, and I am very much competent to use as I want. It's my choice. So प्राइवेट में नहीं होता. लेकिन एक इसमें, ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इससे भी इंटरेस्टिंग केस है. पहले एक चीज डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं इंटरेस्टिंग चीज पे आऊंगा. होटल्स, थिएटर्स, ये क्या है? घर से तो मैंने एग्जांपल इजी था, थोड़ा एग्जांपल डिफिकल्ट करते हैं. अब इस पे एडवाइस करिए. मैंने एक थिएटर बना दिया, ठीक है. राज ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है. राज, मैं इस एग्जांपल को भी डिस्कस करूंगा, आपने जो एग्जांपल दिया है. सो होटल, अच्छा, एकता कह रही पब्लिक प्रॉपर्टी है. एकता, मैंने एक अपने नाम से होटल बनाया, त्रिविक्रम ग्रैंड होटल, होटल डिसेंट एक बना दिया मैंने, सपोज करिए. अब वो मेरा होटल है, मैंने अपने पैसे से बनाया, जमीन मेरी थी, मैंने सरकार से 1 रुपए नहीं लिया. इट वॉज ओनली मेंटेन बाय माई फंड. इट वॉज द लैंड वॉज माइन, द इन्वेस्टमेंट वॉज माइन. सो अब मैं कहूँ कि अब इस होटल में जो है मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग को रखूंगा, दूसरे रिलीजन को नहीं रखूंगा. तो कैन आई डू दिस और नॉट? वुड इट बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15 और नॉट? Hashita said, though it is a private property, it is meant for public use. Okay, बहुत सारे अच्छे आंसर आए, मजा आया मुझे. I am enjoying this. So someone is saying no, someone is saying yes. Yes sir, violating because the nature of property, it would be wrong because it is for public purpose. आपने बहुत लोगों ने आंसर सही दिया, बट रीजनिंग गलत है. लेट मी करेक्ट योर रीजनिंग, और फिर आपको लाइफ में कभी दिक्कत ही नहीं होगी रीजनिंग के साथ. व्हेन यू ओपन अ होटल और व्हेन यू ओपन अ थिएटर और सपोज अ हॉस्पिटल,
तो यू साइन एन एमओयू, और आप एक एग्रीमेंट करते हो कोई भी कंपनी और वो शुरू करते हो तो आप एक एमओयू बनाते हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, in which you state that what are you going to do, what are the objectives of your company. So you say that this is a hotel in which I will allow everyone to live, this is a hospital in which we will treat everyone. तो जब आप ये एमओयू साइन कर देते हो, गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट से रजिस्टर तो करना पड़ता है, द गवर्नमेंट हु इज सिटिंग टू रजिस्टर. आपने पब्लिक फंड नहीं लिया गवर्नमेंट से, आई एग्री, बट इट वाज द गवर्नमेंट हु अलाउड यू टू डू दिस काइंड ऑफ फंक्शन ना. तो जब गवर्नमेंट आपसे एमओयू साइन करती है तो उस समय होता है कि दिस इज फॉर पब्लिक यूज, तो अब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते. और अभी एक किसी ने एग्जांपल दिया, रघुवंशी कोई था, उसने बहुत सही एग्जांपल दिया. अभी एक केस हो गया था, फेमस हुआ था कि देयर वाज सम गाय, मृणाल होटल था, उसने किसी को जाने से रोक दिया था क्योंकि वो सर पे गमछा वमछा बांधे हुए थे कंधे पे. उनको मना कर दिया था. उन्होंने कहा कि सर आप नहीं जा सकते इस होटल में क्योंकि आपका जो अटायर है ठीक नहीं है, यू लुक लाइक सम किसी बैकवर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से बातें उसको करके इंटर नहीं करने दिया था. बाद में उसने पब्लिकली, उस रेस्टोरेंट ने अपोलोजाइज करा उस बंदे से और बहुत सारा इशू क्रिएट हो गया था. तो इवन द होटल इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट पर्सन, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, बिकॉज जब आप कोई चीज इनिशिएट कर रहे हो, आप अपना वर्क इनिशिएट करते हो एज अ होटल, एज अ हॉस्पिटल और एनीथिंग लाइक दैट, और एज अ थिएटर, तो आप गवर्नमेंट से एमओयू तो साइन करते हो, आप रजिस्टर तो करते हो खुद को. तो उस समय आप बताते हो गवर्नमेंट से कि इट इज ओपन. अगर आप उस समय ऐसा बोल दो कि नहीं सिर्फ हम हिंदू के लिए करेंगे, सो गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू. इसीलिए कभी आप थिएटर में जाते हो टिकट लेने, तो दे डोंट आस्क यू कि सर आपका रिलीजन क्या है, सर आप किस जगह, व्हाट इज द प्लेस ऑफ बर्थ. अगर आप यूपी में प्लेस बर्थ हुई है तभी आपको मैं अलाउ करूंगा मूवी देखने को, नहीं तो नहीं करूंगा. ऐसा तो कहीं नहीं होता. दिस इज द रीजन, बिकॉज आर्टिकल 15(2) बैन्स इवन पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली जगह, जो मैंने थिएटर की बात करी, होटल्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट, पब्लिक रेस्टोरेंट, शॉप्स, इस पे आप किसी को रोक नहीं सकते, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, ये सब. इवन वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट, ये सब भी मे बी आप नहीं रोक सकते, क्योंकि जो चीज स्टेट फंड से मेंटेन है वो तो अल्टीमेटली नहीं, वो तो क्लियर ही है, मुझे लगता है उसमें कोई डाउट नहीं होगा कि जो चीज स्टेट के फंड से मेंटेन है उसमें तो आप रोक सकते ही नहीं है, कहीं से नहीं रोक सकते, क्योंकि स्टेट उसको मेंटेन कर रही है. और स्टेट आपको पता है सेकुलर है, स्टेट 14 में भी नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकती. 15+1 में पहले खुद ही कहा गया है दैट स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये चीजें कही गई है ना. तो स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन दिस पर्टिकुलर केस. अच्छा, मेरे से कह रहे हैं मंदिर मस्जिद की बात. सिद्धार्थ, आई हैव बीन टू मंदिर, विश्वनाथ मंदिर. आई हैव बीन टू द दरगाह इन अलवर, ख्वाजा गरीब नवाज. सो नो वन स्टॉप्ड मी इनटू गोइंग इन द दरगाह. इवन आई हैव बीन टू गुरुद्वारा इन दिल्ली. सो आई हैव बीन टू ऑल दिस प्लेसेस ऑफ रिलीजन. ऐसा तो कोई नहीं होता कि आपसे पूछ लेते हैं कि भैया आप हिंदू हैं तभी मंदिर में आइए, आप मुस्लिम हैं तभी आप मस्जिद में आइए. देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन इन एनी काइंड ऑफ टेम्पल, आई गेस. neither in masjid nor mandir, ऐसा कोई restriction नहीं है. that is why you can openly go to any masjid or any gurudwara or any mandir, irrespective of the fact कि आप किस religion से belong करते हैं. ना वो जो इंटरेस्टिंग सा केस है उस पर आ रहा हूँ मैं, क्योंकि समय थोड़ा कम है. हाँ, केस ऑफ परसेक्यूशन. तो एक व्यक्ति था, वो धोती पहन के घुस गया क्लब में. it is a case in which there was a South Indian who was wearing a dhoti and he entered in the club and he said that you can't enter. So this क्योंकि अब जो मैंने पब्लिक रेस्टोरेंट का एक एग्जांपल दिया गया, वो केस नहीं हुआ, वो तो चलिए दैट रेस्टोरेंट पब्लिकली अपोलोजाइज टू दैट पर्सन एंड द मैटर वाज सॉल्व्ड. बट इन दिस पर्टिकुलर केस ही brought up a case against that club, and the club have to pay certain fine, and it was held that you can't do this is unconstitutional. You cannot stop someone क्योंकि वो साउथ इंडियन दिख रहा था, एंड साउथ इंडियन मींस दैट हिज प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें लिखा है ना, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ. Now Prakash asked, isn't it unlawful and wrong to prohibit women to enter masjid? Prakash, this has been discussing by the court discuss कर रही है इस मैटर को. रिव्यू पिटिशन है, ये केस है, बहुत 3-4 केसेस अभी कोर्ट के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट केस आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का. एक तो रिव्यू पिटिशन ऑफ सबरीमाला. वन इज दैट मस्जिद में वुमेन की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं. एंड इवन देयर इज अ उलमा इन इस्लाम, दाऊद उलमा करके कुछ नाम है, इन विच द क्लिटोरिस ऑफ वुमेन इज कट व्हेन शी इज अ चाइल्ड. तो इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल करके चैलेंज किया गया है. तो इन केसेस पे भी कोर्ट अपनी रूलिंग देगी. सो दीज आर द थिंग्स. सो इट वाज स्टॉप बाय देम. तो ये आपको 15(2) क्या कहता है? 15(2) प्रोहिबिट करता है कि कोई भी पब्लिक प्लेस हो, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, पब्लिक के लिए कोई भी चीज ओपन करी गई है, तो उसमें आप किसी पर्सन को सिर्फ इस ग्राउंड पे, ओनली वर्ड यहाँ भी यूज है, अब एक टेररिस्ट है, अब उसका भी कुछ रिलीजन होगा. Now you will say that if you will stop him to going to some particular place, then he will say that you can't stop me. You are violating my 15+1. But it is not so, because there are other factors also. Also, now moving to the more interesting case.
Jagannathpuri is a temple in Odisha. So वहां पे एक बोर्ड लगा था, नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड, नॉन हिंदू इस मंदिर में नहीं आ सकते. Indira Gandhi wanted to visit that temple, so she was not allowed to visit the temple because the security guard of the temple stopped there and said that you can't enter into the temple. She said why? The temple authority said that because only Hindus are allowed and you are not a Hindu as you are married to a Muslim guy. So Indra said that Indra moved to the court and filed a petition that what is this? I, being a prime minister, is not allowed to enter into a temple because I'm not a Hindu. So the court said कि बुलाइए भाई, authority को court में बुलाइए. So the temple authority came and started contending that it has been not been made by public fund. The temple is made by the king of Odisha, and the land on which the temple is made is also owned by the king of Odisha. So in no or हम तो in no situation we are bind or it is obliged on us that we should allow non-Hindus also. So we can form this law and we can only accept Hindus in this particular temple. So it was petitioned by the ये आर्ग्यूमेंट दी गई थी टेम्पल बोर्ड के द्वारा कि सर किंग ने बनाया है, किंग की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, किंग का इन्वेस्टमेंट था, तो कैसे किसी बाहरी को हम अलाउ कर दें? इट शुड ओनली बी ओपन टू हिंदू as if this board thinks fit, this is a private property, this is not made out of public funds. तो कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा कि कोर्ट ने कहा कि do you take donation? The temple agreed, yes we take donation. So when you take donation, do you say that we will accept donation only from Hindus? Is it a certain clause like this? So the court said no, we do, it is not like that we just take donation from Hindus. फिर कोर्ट ने कहा okay, first now let's come to second thing. आपको पता है जगन्नाथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा बहुत फेमस है, बहुत सरकारें गिर गई है जगन्नाथ की रथ यात्रा के कारण, तो कभी डिस्कस करेंगे. सो व्हेन रथ यात्रा इज इशूड, जब रथ यात्रा होती है तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, इट्स वेरी बिग इवेंट, इतनी भीड़ लगती है, इतने पुलिस लगती है, मींस फॉर अ मंथ द कंप्लीट स्टेट पुलिस इज एंगेज इन दैट पर्टिकुलर इवेंट. सो स्टेट कह रही है जब आप स्टेट की पूरी पुलिस की यूज करते हो, जब आप जगन्नाथ या रथ यात्रा करते हो, स्टेट की पूरी मशीनरी लगती है आपकी रथ यात्रा करने में, फंड्स आप नॉन हिंदू से भी लेते हो, सो हाउ कैन यू से दैट यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ non-Hindu in the temple? So the temple authority was speechless. They couldn't reply to this, and the court held that you cannot do this. It should be made open to everyone. तो इंदिरा गांधी को अलाउ कर दिया गया, बट ये बात अलग है कि इंदिरा गांधी फिर गई नहीं, उनके ईगो पे बात लग गई. शी डिडंट विजिटेड दैट टेंपल लेटर ऑन. सो दिस वाज द केस. मेरे को लगता है 99% लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा भी कुछ हुआ था. ओके, मूविंग फर्दर. 15 क्लॉज 3. 15 क्लॉज 3 कुछ नहीं है. 15 के जो पावर हैं वो पावर्स हैं जो कुछ पावर्स दे रहे हैं स्टेट को. 15.3 एंड 15. आई होप 15.2 इज क्लियर. इफ 15.2 इज क्लियर देन आई शुड मूव फॉरवर्ड. प्लीज राइट yes if 15.3 is clear, please. Okay, thank you. So let's move to 15 clause 3. 15.6, nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. ये enabling provision है. 15.3 and 15.4 is enabling provision. ये enable करता है, इसका अपना कोई इफेक्ट नहीं है, इससे कोई ऐसा कोई राइट नहीं मिला. Does this article give some right to women or children? No. It is a enabling provision. इसके अंडर कोई और लॉ बना सकती है पार्लियामेंट कि by using 15 clause 3 we are making this law. So 15.3 says कि state is very much competent to make any special provision for women and children. तो 15.1 में भी only word था, बट फिर भी क्योंकि इतना डिस्प्यूट हो जाता था कि कोर्ट ने कहा ठीक है भैया लो 15.3 भी ऐड कर दिया, जिसमें हमने कह दिया दैट देयर कैन बी स्पेशल प्रोविजंस मेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. दिस इज एनेबलिंग प्रोविजन. इसके क्या इफेक्ट्स हैं हम आगे पढ़े स्लाइड्स में. 16 में हम पढ़ेंगे रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग के बारे में. 15 इज जस्ट एनेबलिंग प्रोविजन. एनेबलिंग प्रोविजन मतलब इट गिव्स द पावर to parliament that yes you can do something of this kind and this is completely legal. Similarly 15 clause 4 says, 15 clause 4 किस अमेंडमेंट से आया था प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताएं. हमने कल बात करी थी, किस ईयर में आया था ये भी बताएं. किस केस में 15 clause 4 को चैलेंज किया था ये भी बताएं, चैट में बताएं, बिकॉज वी डिस्कस इट यस्टरडे. 15 clause 4 ने क्या कहा था कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास. किस अमेंडमेंट से 15 क्लॉज 4 आया था प्लीज चैट में बताएं. विच अमेंडमेंट बॉट दिस आर्टिकल 15 क्लॉज 4. कल की क्लास याद करिए, कल की क्लास में हमने इस अमेंडमेंट की बात करी थी. सो यस, रिद्धि इज राइट. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बॉट 15 क्लॉज 4. No, Siddharth, it was not in 1973, it was in 1951. First constitutional amendment 1951. 1973 is the case law case का year है, but year was 1951, the first constitutional amendment which brought article 15 clause 4
It says that state can make any special provision for advancement of socially or educationally backward. भैया बहुत गौर से पढ़िए, एजुकेशनली लिखा है, इकोनॉमिकली वर्ड नहीं लिखा है. Many people get confused and say that socially and economically backward. No, it has been said that socially and educationally backward. So that is why you say that even if there is a millionaire, there is some scheduled tribe who is a millionaire, he is still applicable for certain privileges which are provided to scheduled tribe, because economic factor is not mentioned in 15 clause 4. Only social and educational factor is mentioned. So a state say has the power that they can make any special provision, जो कि रिजर्वेशन की बात है एक तरीके से आप कह सकते हैं. This is also enabling provision. This provision makes, अभी हम इंदिरा साहनी और ये सब केस डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 की जब हम बात करेंगे, जिसमें रिजर्वेशन पे ही पूरा सब कुछ होगा. बट 15 is just enabling provision. It gives the confers the power to the parliament that yes, parliament is competent to make any provision for the advancement of socially and economically backward citizen. इसको 15(4) में लिख दिया, क्योंकि 15(1) में क्या लिखा था कि पार्लियामेंट जो है या जो स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन, ये सब चीजों को लेकर के. बट इसीलिए 15(4) में ये भी लिख दिया, बट दे आर कॉम्पिटेंट टू मेक एनी लॉ for socially or educationally backward classes or for the scheduled caste and the scheduled tribe. Now socially and educationally backward classes में बाद में उन्होंने OBC का भी ऐड कर दिया होता है, बैकवर्ड कास्ट को भी ऐड कर दिया गया. तो वो थ्रू आउट द सीन, अर्लियर तो ये सिर्फ 10 साल के था, बट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस इट गेट एक्सटेंडेड मोर एंड मोर. सो 16 की जब हम बात करेंगे तो अच्छे से बात करेंगे रीजनिंग क्या थी. बहुत लोगों को तो रीजनिंग ही नहीं पता, इलॉजिकल आर्गुमेंट दे देते रहते हैं हर टाइम रिजर्वेशन पे. पहले आराम से जानिए रीजनिंग क्या है, क्यों लाया गया, व्हाई वाज इट नेसेसरी. आफ्टर देन आप डिबेट करिए कि हाँ सही है गलत है, ठीक है, डिबेट इज ऑलवेज वेलकम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर ऑन द रीजनिंग्स ना. सो 15(4) की बात हो गई. नाउ लेट्स कम टू 15(5). 15(5) बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन की बात करता है. 15(5) was brought by which constitutional amendment? It was brought by 93rd constitutional amendment 2005. This says that nothing in this article shall prevent the state from making any special provision by law for advancement of any socially and educationally backward class of citizens or for the scheduled caste or scheduled tribes, insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institute referred in the clause 1 of article 3. मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा. एक छोटी सी चीज है, समझ लीजिए, लाइफ लॉन्ग काम आ जाएगी. लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें बात करा गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए. देयर शुड बी सर्टेन सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड एजुकेशनल रिजर्व कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन. सो देयर इज अ कंफ्यूजन. देखिए, दो तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, वन इज गवर्नमेंट एंड अदर इज प्राइवेट. तो गवर्नमेंट में तो मिलेगा, ये सबको पता है, कोई डाउट ही नहीं है. लेट्स कम टू प्राइवेट. इन प्राइवेट ऑल्सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, एडेड इंस्टीट्यूशन, अनएडेड इंस्टीट्यूशन. एडेड इंस्टीट्यूशन वो होता है जो सरकार से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट लेती है. अनएडेड वो होता है जिससे जो गवर्नमेंट से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं लेती है. नाउ दोज अनएडेड इंस्टीट्यूट व्हिच डज नॉट टेक financial assistance from state is also, be clear, is also obliged, is also required to give reservation in educational institute. मतलब कि गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देगा, ये तो श्योर है. गवर्नमेंट से जो एडेड है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट से कुछ हेल्प लेते हैं, वो भी देंगे, ये भी श्योर है. लेकिन जो तीसरी चीज लोगों को श्योर नहीं होती, जो अनएडेड इंस्टीट्यूट है, जो गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेते, प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट, they are also obliged, there is the obligation that you should also give reservation. ठीक है, क्लियर है ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि irrespective of the fact whether they are aided or unaided by the state, they are still required to provide reservation. but कुछ चीजों में रिजर्वेशन नहीं मिलती, सम हाई डिग्री में, जैसे कि डॉक्टर होमी भाभा इंस्टीट्यूट है, वहां पे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है. सम हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको स्टेट ने बाहर रखा है उसके एजुकेशन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ऐसा कहती है. बट फॉर दिस पर्पस जनरली एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शेल हैव रिजर्व सीट फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, एंड दैट रिजर्वेशन will be applicable either be aided state, aided educational institute or unaided. Aided क्या होता है? Which gets fund from the state. Unaided क्या होता है? Which do not get fund from the state. Still, those institutes which do not get fund from the state, it is obligation on them that they have to provide reservation and they have to for the advancement of socially and educationally backward classes of the citizen. I hope this is clear. If it is clear, please write yes.
If Article 15 is clear to you, then please write yes. If there is a confusion, you can ask in the chat box only. I will reply to it. So today we dealt with Article 14 and 15. 15 में कैसे कैसे रिजर्वेशन है, क्या है सिस्टम, किस बेसिस पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस बेसिस पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. We have dealt with everything. कि we have dealt with rule of law.